वीडियो खास होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स को लेकर परेशान हैं, आपको लगता है डर, या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि पिछले मेंस में आपने अजीब सी भूल कर दी थी, तो ये मान के चलिए कि आने वाले मेंस में भी आप भूल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भूल होती ही रहती है। अगर बहुत सारे भूल को, बहुत सारी गलतियों को आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि वैसी गलती आप नहीं करेंगे। एडिसन ने कहा था ना कि 1000 बार इस तरह से बल्ब नहीं बनता है, मतलब हमें जान गए हैं कि ये तरीका नहीं है। तो वैसे ही अगर 1000 गलतियों को आप जान जाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ पहुंचेगा। मैं अमन कुमार आप लोगों के लिए ऐसी ही गलतियों का एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो इसको और भी अच्छे ढंग से पेश किया जाएगा। आज हम बात करेंगे दो स्टूडेंट पर, एक का नाम मैं रख देता हूँ डीके और एक का नाम रख देता हूँ जीके। ये डमी नेम है, ठीक है। और हम उनके कॉपी को दिखा करके आपकी गलती को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे वैसी गलती नहीं हो। डीआई, जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स, जो बीपीएससी जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इसमें पाएंगे 72 में 72, 72 में 72। यदि आप इस वीडियो सीरीज को देखते रहेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, जी हाँ, अच्छे प्रश्नों से प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। आपके लिए एक शिक्षक होना चाहिए जो बड़े भाई की तरह आपके सामने जो प्रश्न है ये 64वीं बीपीएससी में पूछ चुका है। मैंने जो अभी नाम लिया डीके और जीके दो स्टूडेंट्स के कॉपी को दिखाने का, तो उसमें उन्होंने इसी 64वीं बीपीएससी के प्रश्न को हल किया है। हालांकि और भी प्रश्न हैं, बट आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पर, ठीक है। आप 64वीं बीपीएससी के क्वेश्चन निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 13 पर गौर कीजिएगा। ये इंग्लिश में है, हिंदी में आगे मिलेगा आपको, यहाँ पर है। और ये वीडियो दोनों मीडियम वाले के लिए फ़ायदा है। इसमें वाहनों की संख्या के बारे में बताया गया कि उत्पादित किए गए वाहन और उनके मूल्य, ऐसा करके जो है आपको ये दिखाया गया है चार्ट में। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम सीधे बात करते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये जो है, जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसका उद्देश्य है कि गलतियाँ कहाँ होती है और टाइम को कैसे स्टूडेंट किल कर देते हैं, कैसे आप बचाइएगा। ये वीडियो उन्हीं को फ़ायदा करेगा जो 64वीं बीपीएससी के इस प्रश्न को बनाए होंगे। बाकी लोग कोई करेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मेन फोकस मेरा है कि आपका टाइम कैसे बचे और गलतियाँ कैसी होती बता दिया जाए। तो इन्होंने जो है क्वेश्चन नंबर 13 को बनाया है, आप देख सकते हैं। इन्होंने एक चार्ट में प्रिपेयर किया है। इसमें क्या मिस्टेक हुआ है, इन्होंने जो है यहाँ पर खाली छोड़ दिया है, ठीक है। जबकि यहाँ कुल लिखा हुआ है, तो जोड़ करके यहाँ 200 लिखना चाहिए था। 200, 1000 में है सब कुछ, 200 लिखना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं लिखा है। और इधर से भी जोड़ करके 200 होता है, लिखना चाहिए था, जो नहीं लिखा है। ये नहीं लिखना ये दिखाता है एग्जामिनर को कि उनको इस बात से डर है कहीं गलत ना हो जाए, यानी कि सारणी बनाना उनको नहीं आता है, ठीक है। आपके प्रति जो है, मैंने जो भी इसको बनाया है, उनके प्रति एग्जामिनर का नज़रिया निगेटिव हो जाएगा। और नज़रिया को छोड़िए, इसकी आवश्यकता भी है। इसकी आवश्यकता जो है, आपको क्वेश्चन नंबर जो है आगे जब बढ़ेंगे मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर ग में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना 200, 1000, यहीं पर आवश्यकता है इसकी। और इस पर मैं आऊँगा, फिर से आऊँगा, बट ये दिखाता हूँ। ये दूसरी कॉपी जिनका नाम मैंने जीके रखा, उनकी कॉपी को देखिए, इन्होंने भी यही गलती की है। यहाँ पर जोड़ करके 200 नहीं लिखा है। एग्जामिनर के मन में ये जान जाएगा कि ये स्टूडेंट्स बस यूं ही आ गया है, और इसको सारणी, जो कि सबसे पहला मतलब शुरू में पढ़ा जाता है स्टैट के शुरुआती चैप्टर में, सारणी बनाने का पूरा ज्ञान नहीं है, तो उसमें वो निगेटिव हो जाता है। और इसको नहीं लिखने से आपको भी घाटा है। देखिए ग में आप क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ग को उन्होंने सॉल्व किया है। इसमें लिखा है कुल उत्पादन 200। एक तो वहाँ पर सारणी में उन्होंने नहीं लिखा, और फिर यहाँ भी नहीं लिखा कि 200 आया कैसे, 200, 1000 आया कैसे। तो मैं ये रेड वाला मेरा लिखा हुआ है, और फिर यहाँ भी 200 ऊपर नहीं लिखे हैं कि कहाँ से आया, और फिर यहाँ पर इन्होंने दे दिया है सीधे 200।
तो कहाँ से ये प्रकट हो गया इन्होंने क्लियर नहीं किया है। अगर उस सारणी में 200 ग्रैंड टोटल में लिखा रहता तो बेहतर मार्क्स इनके आते और अच्छा माना जाता। ठीक है, हालांकि इन्होंने कई पॉजिटिव एलिमेंट्स को भी लाया है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से इन्होंने छोड़ा है 200 का, और एग्जामिनर इनके प्रति निगेटिव होगा, मार्क्स भी कम देगा। और अब देखिए यहाँ टाइम सेवर की बात कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है 72 72%। तो प्रतिशत का अगर चिन्ह अलाउ करती है तो 1 से 2 सेकंड में ये लिखा जाता है प्रतिशत का चिन्ह, जबकि प्रतिशत लिखने में कम से कम 6 सेकंड लगा होगा या 5 सेकंड लगा होगा। तो टाइम सेव आपको सेकंड, देखिए सेकंड से ही मिनट बनता है और मिनट से ही घंटा हो जाता है। अब जब हम आपको दूसरी कॉपी दिखा रहे हैं जिनका नाम मैंने डी के रखा है, ठीक है, इन्होंने 13 को ही बनाया है। तो इनका देखिए इन्होंने 72% को प्रतिशत का सिंबल लगा दिया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और उत्तर को उन्होंने चारों तरफ से घेरा है। चारों तरफ से घेरने में भी समय की आदि होती है, बस आप दो तरफ से घेर दीजिए ब्रैकेट करके, या इसको घेरने से अच्छा है कि 72 को घेर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक नई गलती को दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ही हो रहा है, जो वाहन वाला उत्पादन वाला था, व्हीकल प्रोडक्शन की बात हो रही थी, उसी का है क्वेश्चन नंबर 13, 64 बीपीएससी का। तो सारणी से इन्होंने लिखा है, ख को बनाने में सारणी से स्पष्ट है कि 2015-17 में उत्पादक सी एवं उत्पादक ई द्वारा 30,000 गाड़ियों का उत्पादन किया गया। देखिए आप सारणी में बिल्कुल ये आपने बनाया है, सारणी को मैं दिखा देता हूँ। देखिए सारणी में इन्होंने ज़रूर दिखाया है कि यहाँ 30 है, देख रहे हैं आप, सी का 30 है, और उसके बाद ये है ई का भी 30 है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं बीपीएससी के पैरामीटर्स के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, यहाँ भी मेंशन कर देना चाहिए कंपनी सी द्वारा उत्पादन, ऐसे करके 30,000 हो गया, कंपनी ई द्वारा उत्पादन 30,000। ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इतना शॉर्ट में आप निकलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे आप कहेंगे सर यहाँ तो टाइम बाद हो गया, तो सारणी से स्पष्ट है ये आप मत लिखिए। ठीक है, वो निश्चित रूप से आप सारणी आप बनाए ही थे उन्हीं के लिए, तो स्पष्ट ही होगा ना। तो यहाँ से आपका टाइम जो बचाएंगे वो इधर यूज कर लेंगे। ठीक है, 30,000 गाड़ियों का उत्पादन किया, 30,000 गाड़ियाँ इतना लिख के और के उत्तर लिख दीजिए आप, 30,000 गाड़ियाँ लिख करके उत्तर लिख दीजिए, हो गया। उत्पादन किया गया ये तो पूछ ही रहा था ना, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ का जो आपका टाइमिंग सेव है यहाँ हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसका यहाँ टाइम सेव कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो भूल हुई है इन्होंने नहीं लिखा है, उसको आप नोट कीजिए। अब हम आते हैं ग वाले प्रश्न पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि ग में पूछा क्या गया है। ग में पूछा गया कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादक ए और डी के द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसमें इंग्लिश में भी देख लीजिए, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स ए एंड डी। अब इस क्वेश्चन को इन्होंने कैसे बनाया है, ये कॉपी है जीके जी का। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले कुल उत्पादन को 200,000 लिख दिया। अब यहाँ 200,000 भी लिख रहे हैं, और सारणी में मैंने दिखाया था ना कि 200 लिखे ही नहीं थे, तो ये मिस्टेक तो मैंने पहले बता दिया था। फिर लिखें ए डी द्वारा उत्पादन, ये सही है, बहुत अच्छा है। अभीष्ट प्रतिशत में इन्होंने डायरेक्ट 200 लिखा, मेंशन 200 किए नहीं है, तो यहाँ पर तो भूल हुई। लेकिन एक अच्छी चीज़ इनसे सीखना है कि टाइम को सेव कर रहे हैं, और ये टाइम सेवर मैंने लिखा भी है यहाँ पर। अब कैसे टाइम को सेव कर रहे हैं और यहाँ भी टाइम को सेव कर रहे हैं, ये आपको तुलना से समझ में आएगा। अभी मैं जी का कॉपी डी के जी कॉपी दिखा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा, बने रहिएगा। देखिए ये डी के जी कॉपी है, इसमें लिखा है उन्होंने कि कंपनी ए का 3 वर्षों में उत्पादन 47,000, कंपनी डी का 3 वर्षों में उत्पादन 45,000। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये टाइम क्लियर हो गया इनका। और इसी के कंट्रास्ट में आप देखिए इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने सीधे लिख दिया है ए और डी द्वारा उत्पादन 47 + 45। तो ये ज़्यादा समय बचा लिए हैं, तो ये टाइम सेवर हो गया ना, और इनका क्या हो गया, टाइम क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, एक तो आप सारणी बना चुके हैं, हाँ ये लिखने की आवश्यकता थी, और इन्होंने लिखा भी है 20,000 वाला, बट सॉरी 200,000 वाला, बट इन्होंने भी यहाँ फिर से एक टाइम क्लियर किया है 200,000, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न में सभी गणनाएँ 1000 में हैं, तो 1000 में ठीक ही लिखे थे आप। अब ये अलग से लिख रहे हैं या 2 लाख, भाई एग्जामिनर को पता है कि 200,000 2 लाख क्या हुआ,
और 2 लाख की आवश्यकता रहती तो आप लिख भी लेते। तो इन्होंने यहाँ फिर से टाइम किल किया, फिर से यहाँ पर टाइम किल किया। आप समझ सकते हैं कितना टाइम, अब जोड़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कितना टाइम किल हो रहा है। अब आगे इन्होंने जो बनाया है उसमें भी बहुत सारा समय इन्होंने बात किया है। क्वेश्चंस को मैं फिर से दिखाऊं आपको। ये जो है ना, ये जो बनाया है, ए और डी द्वारा तीनों वर्षों में कुल उत्पादन इतना, और फिर कुल उत्पादन का x% माना 92,000, और इस प्रकार से x मान के और 1 2 3 लाइन में निकाले हैं। 4 लाइन यहाँ हो जाएगा अंत में। खैर ये लाइन तो मानते हैं सबके लिए जरूरी है, 3 लाइन लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। और यहीं पर इनका टाइम सेवर की मैं बड़ाई कर रहा था। देखिए इन्होंने क्या लिखा, सीधे लिखा अभीष्ट प्रतिशत 92/200 हो गया। यहाँ पर कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी एक्स मानने का, बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा भी आपको मैथ ठीक होगा तो आप सिंपल लीजिए ना कि 200 आम में से 92 आम सड़े हुए थे, तो कितने प्रतिशत आम सड़े हुए थे, तो बस ऐसे ही निकलता है ना। तो क्वेश्चन अभी तो ही कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ग में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादक ए और डी द्वारा उत्पादित किया गया। तो भाई कुल उत्पादन को नीचे लिखिए ना, और ए और डी वाला ऊपर लिख दीजिए, 100 से गुना कीजिए, हो गया। इसमें एक्स मानने की कौन सी बात है, क्यों टाइम क्लिक करेंगे। तो देखिए ये आपका, देखिए आप कितना टाइम इन्होंने क्लिक किया है। यहाँ 2 लाख लिख के टाइम क्लिक किया, 2 सेकंड 3 सेकंड। यहाँ ये लिख करके 2 मिनट कम से कम, चाहे कम से कम 1.5 मिनट किल हुआ होगा, वो तो स्पीड पर डिपेंड करता है। और यहाँ लिख कर तो कुछ खास ज़्यादा ही टाइम किल किए, क्योंकि पहले वो एक्स मानने में उनका टाइम लगा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन डी पे चल रहा हूँ। नहीं डी नहीं है, ई होगा, क्योंकि डी तो यहीं पर हो गया, ई है 5वां। यदि उत्पादक डी को कुछ दोषों के कारण 4,000 वाहनों को वापस बुलाना पड़ा हो तो कंपनी का लाभ हानि प्रतिशत कितना है। जो डी ने प्रोडक्शन किया था, और कुल प्रोडक्शन आप जब चार्ट में देखेंगे तो ये जो था प्रोडक्शन डी का, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ देखिए इसमें आपको दिख जाएगा 2017 में डी का जो प्रोडक्शन है वो 20,000 है। और प्रश्न जो पूछा गया है सिर्फ 2017 के लिए ही पूछा गया है। यहाँ 2017 दिया हुआ है ना, यहाँ डी दिया हुआ है, तो यहाँ से तो खैर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लेना है डाटा, और पिछले जो चित्र थे उससे देना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ। तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2017 में 20,000 प्रोडक्शन हुआ है डी के द्वारा, उसी 20,000 को वहाँ लिखा गया है। और उसी 20,000 में से जो है 4,000 वाहन को, व्हीकल्स को वापस ले लेना पड़ा, मतलब नहीं बेच सका वो। तो 4,000 वापस लिया तो 20,000 में 16,000 ही बेच सका। तो भाई ऊपर से देखने में तो लग ही रहा है कि हानि होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कम वाहन बेचकर भी ज़्यादा कमा सकता था। हाँ ये अलग बात है कि इस प्रश्न में हानि हुई है। अब हम बात कर रहे हैं अंक वाले क्वेश्चन पर। देखिए इसको इन्होंने बना लिया है, सक्सेसफुली बनाया है इन्होंने। इन्होंने क्या किया है कि 20,000 वाहन लिखा, फिर से डी ने जो वापस लिया 4,000 उसको लिखा, घटा के 16,000 वाहन बच गया। डी द्वारा उत्पादित वाहन का लागत मूल्य 4 लाख हो गया। फिर से कुल लागत मूल्य चूँकि 20,000 है तो 4 से गुना करेंगे तो 80,000 हो जाएगा, सही है। फिर वाहन का जो विक्रय मूल्य है वो 4.8 लाख प्रति वाहन है, तो इन्होंने गुना करके निकाल लिया कि कितना जो है वाहन का मूल्य होगा। इस तरह से इनका जो है 76,800 लाख आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, कितने वाहन का, 16,000 वाहन का आ गया 76,800। तो हानि क्लियर है कि 80,000 का वाहन उसको बेचना था, 4,000 तो गड़बड़ हो गया तो वापस करना पड़ा। 76,800, 80,000 रुपया उसका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कम पड़ गया है, तभी तो क्रय मूल्य आगे रख रहे हैं, और 76,800 ही उसको पैसा मिल पाया वापस। तो घाटा तो होना ही है ना, तो ये घाटा हो गया आपको 3,200 रुपया। अब इसी को प्रतिशत में बदलने का क्या है, जैसा जो रूल होता है हानि प्रतिशत का, मतलब फॉर्मूला होता है उसके अनुसार बदल दिए, और इनका सही भी हो गया। अब आप कॉपी को देखिए, ये कॉपी जो जीके जी का है, इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी भूल इन्होंने किया, कुल वाहन की जगह पर इन्होंने 45,000 लिख दिया, जबकि डी का जो है 45,000 है ही नहीं। ये आपको चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है 45 यहाँ जो लिखा हुआ है, ये आपको डी के नीचे लिखा है 45,
तो आप बोलेंगे सर लिखा तो है 45,000, तो ये 45,000 जो लिखा है ना वो सभी वर्षों का जोड़ के है, 15 का, 16 का और 2017 का भी जोड़ के 45,000 है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 2017 का पूछा है, तो तीनों साल अब क्यों जोड़ेंगे हम? ठीक है, तो 17 में तो आप देख रहे हैं ना सिर्फ 20,000 है। तो ये जो है कैसे होती है, दिमाग में ब्लॉकेज होता है, योग ध्यान नहीं करते हैं, तो उसके चलते भी ये होता है। आपको मैं फिर से दिखा दूँ, उत्पादक डी को कुछ दोषों के कारण 4,000 वाहनों को वापस बुलाना पड़ा, तो कंपनी का लाभ हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ जो है ग्राफ ऊपर देखिए, ग्राफ 2017 के मूल्य लिखा है, तो यहाँ 2017 मिला है और यहीं पर क्रय विक्रय का डाटा दिया है। तो पिछले चित्र में सभी वर्षों का 2015 का, 16 और 17 का उत्पादित हुए वाहनों की संख्या दे, तो उससे कोई मतलब नहीं। कई लोग जो है ना तीनों वर्षों का ढूंढते हैं, लेकिन नहीं, इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। 17 का दिया है, ठीक है, प्रश्न में नहीं दिया है, 15, 16, 17 की चर्चा नहीं किया है, चर्चा नहीं किया इसमें, सॉरी अंग में, इसमें अंग की बात करें, गलती से आपको घ दिखा दिए, तो अंग में 17 की चर्चा नहीं किया है। लेकिन भाई आपको अगर लाभ हानि निकालना है तो आपको डाटा क्रय और विक्रय मूल्य का चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ 2017 के लिए ही दिया गया है, तो निकालना तो 17 के लिए ही केवल है। बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये तीनों वर्षों का यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, 45,000 लिख दिया, जो कि गलत है, यहाँ 20,000 होगा। फिर एक और मिस्टेक ये क्या कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट संबंधी मिस्टेक है, इन्होंने वापस बुलाया गया वाहन को 4,000 लिख लिया, और फिर इनको लग रहा था कि 45,000 में से 4,000 घटा देंगे तो हो गया, हानि प्रतिशत निकल जाए, यानी कि वाहनों की संख्या के आधार पर ही हानि प्रतिशत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने जो लिखा मैं पढ़ देता हूँ, इनके लिए मैंने लिखा कि आपने सोचा जितने वाहन वापस बुलाए गए तो उतना हानि हो गया, ये सोचना गलत है। हानि या लाभ का निर्णय विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त धन और क्रय मूल्य के अंतर पर निर्भर होता है, ठीक है। अब इसको मैं एक उदाहरण से आपको और समझाऊंगा। अब देखिए, मैं एक अच्छा सा उदाहरण लेके आया हूँ। या प्रति कलम का मूल्य 1 रुपया हो गया, और फिर तो जब 20 कलम है तो 1 रुपया के हिसाब से 20 रुपया हो गया ना क्रय मूल्य। और 4 कलम को मान लिया कि डैमेज था तो वापस ले लिया गया, तो उनका भी तो 1 ही रुपया पड़ेगा ना क्रय मूल्य, तो 4 रुपया हो गया। अब बच गया 16 कलम, तो 16 कलम है तो 1 ही रुपया क्रय मूल्य है, तो 16 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर चूँकि विक्रय मूल्य समझा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि 16 कलम को 1 ही रुपये में बेच भी दिया गया, ठीक है। तो अब 20 रुपया क्रय मूल्य था, 20 का, और आपके पास 16 ही पेन है ना, तो 16 रुपये में बेच भी दिए, तो फिर लाभ हानि की बात तो क्लियर हो जा रही कि यहाँ हानि होना ही है। 20 में 16 गया, 4 रुपये की हानि होनी है। अगर यहाँ पर 20 का 20 रहता तो हानि नहीं होती, जीरो होता, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट मैंने 1 ही रुपया रखा है समझाने के लिए, अगले उदाहरण में आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि कम सामान होकर भी लाभ हो सकता है, कम सामान होकर भी लाभ हो सकता है। देखिए, मैंने 20 कलम को लिया और 1-1 रुपया प्रत्येक का दाम रखा, सीपी के रूप में मान लिया, तो 20 रुपया सीपी हो गया। अब 4 कलम जो वापस लिया गया उसका सीपी तो 4 रुपया है, ठीक है। और अगर 16 कलम आपके पास बच गए हैं, उनको 1 रुपया 1.5 रुपया में नहीं बेचिए, हम क्या कर रहे हैं 2 रुपया लिख दे रहे हैं, प्रत्येक कलम का 2 रुपया हो गया, तो 32 रुपये में बेच दिए ना। तो 32 में जब बेच दिए और आपका जो है लागत 20 था, तो क्लियर है कि लाभ तो होना ही है। तो डैमेज होने से 4 या वापस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपको तो लाभ हो ही गया ना। तो हर बार वापस ले जाने से, डैमेज होने से घाटा ही नहीं हो जाता है। अगर डिमांड अच्छा खासा, परिस्थितियाँ बदली हैं, तो आप दाम बढ़ा के ज़्यादा बेचिएगा तो लाभ हो जाएगा। हाँ, इस प्रश्न में नहीं हुआ, जो बीपीएससी वाला हम लोग पूरा अभी डील कर रहे थे 13 नंबर का अंग, उसमें नहीं हो पाया, अलग बात है। बट यहाँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि हो सकता है। चूँकि हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना, वाहनों की संख्या की वापसी के हिसाब से जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं वो नहीं अपना सकते हैं, आपको मूल्य निकालना ही पड़ेगा। जैसे इन्होंने क्या किया कि मूल्य निकाला, देख रहे हैं 4.8 लाख प्रति वाहन है, तो इन्होंने 16,000 से गुना करके विक्रय मूल्य निकाला और तब जाकर इन्होंने बनाया, तो सही हो गया। और कॉन्सेप्ट यही कहता है। इस उदाहरण से मैं आपको समझा दिया हूँ कि किस तरह से आपको हानि भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। मैंने लाभ का जानबूझ के दिखाया ताकि आपका दिमाग खुल जाए, ठीक है।
तो वाहनों की संख्या को हटा लेने मात्र से, वाहनों की संख्या को ऊपर रख देंगे 4000 को, नीचे 20,000 को, तो आपको सही आंसर नहीं आ जाएगा, आपको मूल्य के रूप में लाना ही पड़ेगा। हाँ, किसी किसी सिचुएशन में सही हो सकता है, बट उतना सिचुएशन का आप क्यों लेंगे रिस्क। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 14, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में की गई गलतियों पर चर्चा करूँगा। अगर किसी को वीडियो को समझने में दिक्कत हो तो टीचमेंट ऐप पर आ सकते हैं, फ़ोन से बात भी कर सकते हैं, मतलब पहले व्हाट्सएप पर आपको टाइम लेना पड़ेगा, तो मैं सीधे आपको टीचमेंट का लिंक दे दूंगा और लिंक पर ही जिसे मैं समझाऊंगा आपको ले आऊँगा। ये आपकी इच्छा पर है, आप वीडियो देख से भी काम चला सकते हैं और हमारे जो क्लासेस हैं उसको कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है कि आप आंसर शीट बना के भेजते हैं पीडीएफ के रूप में और मैं उसको प्रिंट आउट करा के चेक करके, इस देख रहे हैं सब प्रिंट आउट कराया हुआ है, ये टोटल चीज़ जो है ये प्रिंट आउट करा के चेक करके और लाइन बाय लाइन देखा जाता है। आप देख रहिए, लाइन बाय लाइन देखा जाता है और फिर भेजा जाता है आपको अपने रिमार्क्स दे करके। और यही नहीं, वहाँ पर कहा जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो आप फ़ोन से इस विषय पर बात कर लीजिए। मैं स्टैटिस्टिक्स में बहुत मेहनत करता हूँ, स्टैट डीआई बहुत महत्वपूर्ण है और यही आपको बीपीएससी का ऑफिसर बनाएगा। जी हाँ, यही सही है, बाकी कितना सही है गलत है आपको खुद मेंस दीजिए, अनुभव हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।